तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी के अनुसार हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी MI बोल रहे हैं, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए तो हम बता दे रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी एकदम से सूक्ष्म छोटे की बात हो रही है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम्स। कॉपी लेके बैठे हैं ना कि नहीं बैठे हैं? हाँ हाँ ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज पे बात करता है? स्कार्सिटी के बात ऊपर बात करती है। एंड चॉइस, स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ, scarcity and choice at the level of an individual। ये डेफिनेशन शायद हम लिखवाए थे। हाँ On an individual, comma, a household, a firm, or an industry, or an industry। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखिए, it studies problems of scarcity and choice at the level of an economy as a whole। यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर में हमने देखा कि जो है जो प्रॉब्लम्स तो वही है, सेम, यानी स्कार्सिटी और चॉइस का ही बात हो रहा है। जैसी समस्याओं का बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स में। तो लेकिन जो है माइक्रो में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करेंगे, या पर्टिकुलर घर की बात करेंगे, या किसी एक पर्टिकुलर फर्म की बात करेंगे, फर्म के अंदर का बात करेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में सभी को लेके चलेंगे, यानी एन इकोनॉमी एज अ होल। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स studies problems of scarcity and choice at the level of an economy as a whole। ठीक है। एग्जाम्पल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स है, एक एग्जांपल, कम से कम एक दो एग्जांपल्स रखना है। कंज्यूमर्स बिहेवियर्स एंड इक्विलिब्रियम एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हो जाएगा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग दो समस्याओं को बताने की कोशिश करते हैं। एक हो गया आपका consumers behavior and equilibrium, consumers behavior and equilibrium। अब दूसरा प्रॉब्लम बताएंगे हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, सबसे बड़ा समस्या है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का। दूसरा जो है महंगाई का, तो कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइस राइज, जिसे हम लोग इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इसके अलावा कई सारे हैं, कम से कम दो। अगर डिफरेंशिएट मांग देता है कि 11th में पढ़े हैं और चैप्टर में रहता है, इसलिए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है तो हम लोग यहाँ से बता पाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स लिख लिए, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे में इन्फ्लेशन, ठीक है। हाँ सर। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। सर एक बार और रिपीट कीजिए।
हाँ कह रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ के बाद लिखिए डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरा हो गया डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, दूसरा हो गया, दूसरा बेसिस है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के आधार पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखेंगे कि इसमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में डैश देकर के लिख दीजिए लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इसमें क्या लिखना है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन और लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशंस को आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। जब भी अगर हमको डिफरेंशिएट मांगेगा, डिफरेंशिएट को कॉपी में, तो हम लोग जो है ना टी के फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, आपको मालूम होगा। टी फॉर्मेट में ही हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखते हैं, दूसरा तरफ जो है मैक्रो, और इधर जो है तीसरा कॉलम बनाइएगा तो आप लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। तो आप लिखे होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, in microeconomics there is a limited degree of aggregation of economic variables, comma, compared to macroeconomics, compared to macroeconomics। ठीक है, हो गया। अच्छा, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखिए इट इन्वॉल्व्स एग्रीगेशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, इट इन्वॉल्व्स aggregation of all producing units, aggregation of all producing units, all producing units in the economy, in the economy, units in the economy। हाँ, ये हो गया। तीसरा बेसिस है हमारा डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस, different set of assumptions, on the basis of different set of assumptions, different set of assumptions के आधार पे हम लोग कहेंगे कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स microeconomics what is assumed ठीक है as constant, assumed as constant, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखेंगे not constant and vice versa, not constant and vice versa। ये sir in microeconomics what is assumed as constant, हाँ, किसे हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है किसे कांस्टेंट नहीं करेंगे और किसे कांस्टेंट करेंगे, यानी कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट दोनों रहेगा। एजम्पशंस है, ठीक है।
हमको पार्ट कोई 3-4 देना है और क्या। चौथा लिखिए, यानी फोर्थ पॉइंट में आप लिखिए सेंट्रल इशू। आपको मालूम है ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, जान रहे, बताएंगे आप। सेंट्रल इशू, सेंट्रल इशू, इशू यानी समस्या, सेंट्रल इशू। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ही सबसे बड़ी समस्या होती है, सेंट्रल इशू होती है। किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें, इस बेचारी में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लिखिएगा लेवल ऑफ आउटपुट ब्रैकेट में एंड एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट में, ये इसका समस्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कहने का मतलब है कि मैक्रो की बात होगी तो जब भी समस्या होगी इसकी बड़ी होगी, और माइक्रो में क्या होगा, छोटी होगी। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना, ये क्या है, एक छोटी सी समस्या है, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, हाँ, लेवल ऑफ आउटपुट या रोजगार प्रोवाइड करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी के समय का भी है। हमारा देश जो है 70 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका आजाद होने से, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी समस्या क्या है, पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, ये भी समस्या है या नहीं है? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 70 वर्ष पूरे हो जाने के बावजूद भी हम लोगों को, यानी कहने का मतलब है हम लोगों का 70 वर्ष नहीं हुआ है, हमारे भारत को दूसरों के अधीन से मुक्त होने में 70 वर्ष हो चुके, है ना। उसके बावजूद भी हमारे देश में क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, पॉवर्टी है, और क्या है, बेरोजगारी है कि नहीं। रोजगार देना भी सबसे बड़ा समस्या है, कुछ बोले ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी, स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी में तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ स्टडी में हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं, GEA। आप GEA मत लिखिएगा, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा, ठीक है। किसमें लिखे, माइक्रो, गलत हो गया, गलत। यहाँ पे जनरल, माइक्रो में, मैक्रो में लिखना है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। इसमें लिखना है प्राइस इक्विलिब्रियम या पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, पार्शियल, क्योंकि ये क्या होता है, इन जनरल हम सभी को एक ही में मिला करके चलेंगे, ओवरऑल एनालिसिस इसमें होगा, तो इन जनरल समझते हुए सभी को चलेंगे। इसमें क्या होगा, पार्शियल होगा, मतलब कि कुछ को अलग रखेंगे, कुछ को अलग रखेंगे, सबका अलग अलग होगा, तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा, ठीक है। किसमें, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हो गया मेथड ऑफ स्टडी। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है स्टडी कर देंगे तो क्या होगा, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं, जबकि
मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के मदद से हम लोग इसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। वैसे तो ये छोड़ दीजिए, 5 हो गया ना। कम से कम 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो 3 में जो है डिफरेंस दिए जाते हैं, 3 नंबर में ही पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो 3 डिफरेंस हम लोगों को कोई सा भी दे देना है, 5 लिखवा दिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या है कि हमने एक नया टर्म जाना, पार्शियल डिफरेंस और जनरल इक्विलिब्रियम डिफरेंस, ठीक है। सॉरी, जनरल इक्विलिब्रियम और एक पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने सुना। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन हमारा यह बनेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन लिखिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम का डिफरेंशिएट क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, तो जनरल इक्विलिब्रियम हो गया और पार्शियल इक्विलिब्रियम हो गया। देखते हैं क्या है। पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है रेफर्स करता है, यानी कहने का मतलब पार्शियल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। ये क्या कहेगा, रेफर करेगा इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। ठीक है, जैसे वन मार्केट इन द सेंस क्या हो गया आपका, हो गया जैसे हम कह सकते हैं कॉमोडिटी मार्केट, कॉमोडिटी मार्केट। दूसरा क्या हो सकता है, लेबर मार्केट से भी होते हैं, है ना। तो क्या हो गया कि कॉमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, ये सारे मार्केट अलग अलग वन मार्केट है। तो ये क्या हो गया, ये जब भी जिक्र करेगा पार्शियल इक्विलिब्रियम तो ये किसी एक मार्केट को दिखाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल कॉमोडिटी मार्केट लिख सकते हैं, कैपिटल मार्केट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया लेबर मार्केट भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है सच एज में आप लिख सके होंगे वन मार्केट इन द सेंस हम क्या बोलने की कोशिश की, कोमा दे करके लिखिए ऑन द assumption that there is on the ये assumptions that, हाँ मैक्रो पार्शियल इक्विलिब्रियम में ही लिख रहे हैं। और ये 8 कहे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट सच एज कमोडिटी मार्केट। फिर हो सकता है मतलब कि इसमें आपको केवल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमोडिटी मार्केट, ठीक है, समझिएगा। वन मार्केट का मतलब मार्केट कुछ भी हो सकता है, कमोडिटी मार्केट भी हो सकता है, ठीक है, कमोडिटी मार्केट भी हो सकता है, लेबर मार्केट भी हो सकते हैं। हाँ, अलग अलग नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए हम मार्केट की बात कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट भी हो सकते हैं। तो ये हुआ, तो कैपिटल मार्केट भी हो सकता है, लेबर मार्केट भी हो सकता है, कमोडिटी मार्केट हो सकता है। अगर आपने कमोडिटी रखा है तो आगे हम जो है इन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आगे इसको बढ़ाइए कोमा दे करके, on the assumption that
कॉमा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किए होंगे, ऑन द एजम्पशन दैट देयर इज, on the assumption that there is no change in other markets. अब अदर मार्केट्स में आपको या तो इसकी जिक्र कर देनी है या तो इसकी जिक्र कर देनी है, यानी लेबर मार्केट कहिए या जो है आप कैपिटल मार्केट कह दीजिए, समझे? कहने का मतलब अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो किसी एक ही मार्केट पे चर्चा करेंगे, उससे हमको दूसरे से कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यदि हम कमोडिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट में कोई इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो वो कमोडिटी मार्केट का ही बताएगा। कैपिटल मार्केट की इक्विलिब्रियम की बात होगी तो कैपिटल, इसलिए ये पार्शियल हो गया। अलग अलग करके हम लोग सबका एक्सप्लेन करते हैं, है ना? ये हमको कहाँ पढ़ने को मिल रहा है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। जब जनरल की बात होगी तो सबको मिला लिया जाएगा एक तरह से, आप समझ पा रही होंगी। तो लिख लिए कि हाँ सर। on the assumption that there is no change in other market such as capital market या लेबर मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब लिखिए इन जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम में क्या है? जनरल इक्विलिब्रियम refers to simultaneous simultaneous equilibrium in all the markets, all the होना चाहिए नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से, देखते हैं किताब में क्या है। all markets है ना, all the markets इधर हो गया, all the markets in the economy। क्या हो गया? जनरल इक्विलिब्रियम जो है वह इक्विलिब्रियम को बताने की कोशिश करता है, कैसे? जो कि सभी मार्केट्स को इन्वॉल्व करते हुए चलता है, यानी जनरल इक्विलिब्रियम refers to that equilibrium in all the markets in the economy, in the economy। यहाँ पे क्या था? किसी एक मार्केट की बात हो रही है, यहाँ पे कैसी मार्केट की बात हो रही है? ऑल द मार्केट। तो आप ऑल द मार्केट को अंडरलाइन कर सकते हैं इसमें, इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट। इसमें क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम इन एनी वन मार्केट, ठीक है? इन द इकोनॉमी मतलब इस पर क्या है कि सभी को लेकर के, साथ लेकर के चलेंगे, सबका साथ सबका विकास, इस टाइप का बात हो गया, ठीक है? ये बात समझ पाए? और अभी हम लोग जाने थे कि ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम की जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, किसमें करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। यानी दूसरा आप अगर डिफरेंशिएट बनाना चाहते हैं तो इट इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं। इसे हम कहाँ पर देखते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसे कहाँ देखेंगे? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का क्यों कैसे आ सकता है? ठीक है, सुन पा रहे हैं? ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं कर चाहता। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर? बस अब आ गई। हम पूछे कि जो है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स बता चुके थे, ठीक है?
फिर आपका हो गया, दोनों का अंतर भी बता चुके हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स बताए हैं? हाँ, बता कंज्यूमर चुके गुड्स हैं। एंड, हाँ बता चुके हैं। फिर हम बताए थे कंज्यूमर गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जिसके अंदर हम लोग 4 प्रकार का बात किए थे, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। इस टाइप का हम लोग बातचीत किए थे। हाँ। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट भी हो चुका था, इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है ये भी हम लोग जान चुके थे। एक हो गया आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये भी बातचीत हो चुकी थी। कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टॉक्स एंड फ्लो भी पढ़ चुके थे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि 2 सेक्टर इकोनॉमी ही आएगा। रहता है किताब में तो 3 सेक्टर भी है, लेकिन वह हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। केवल जो हायर स्टडीज में इकोनॉमिक्स लेंगे तो वो पढ़ सकते हैं, तो वो वहां भी पढ़ सकते हैं, कहिएगा तो समझा भी देंगे पाभी, ठीक है। ये अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं रहता ये। 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी, हम लोगों को केवल जो है 2 ही चीज जानना है, हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। हाउस होल्ड और फर्म, और इन दोनों के बीच में जो है एक है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो जिससे कि जो है हम फर्म क्या करता है, कर्ज लेता है, इस टाइप की बात होती है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही हम लोग काम चला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लीकेजेस इन इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े हैं, ये बताइए पहले। लीकेजेस एंड सर्कुलर, सॉरी, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये पढ़े हैं, जिसके तहत बताए थे कि एक टैंक वाला कभी एग्जांपल अगर दिए होंगे तो वो तो स्टॉक या फ्लो में दिए हैं। चलिए बताइए, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, शायद ये सिलेबस में है नहीं, इसलिए नहीं बताए होंगे, बताए हैं? हेलो 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 हेलो। सर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े हैं सर। हाँ, फ्लो ऑफ इनकम पढ़े हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि लीकेजेस एंड इंजेक्शंस पढ़े हैं सर्कुलर फ्लो में। नहीं नहीं। नहीं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक होता है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, मतलब 5 से 7 मिनट लगेगा इसमें, वैसे एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते, इसलिए हम शायद नहीं बताए हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष नहीं था, सिलेबस की कटौती होने की वजह से, तो इसलिए भूल गए हूँ। तो लिखिए, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, सबसे पहले लीकेजेस लिखिए। लीकेजेस, व्हाट इज लीकेजेस या व्हाट इज लीकेज, व्हाट आर लीकेजेस, जैसा भी लिखना लिखिए, ग्रामर अच्छा आपका होगा। समझने के लिए लीकेज का स्पेलिंग सही है, LEAKAGES, लीकेजेस, और दूसरा जो है इंजेक्शंस। तो सबसे पहला डेफिनेशन लिखिए, लीकेजेस का डेफिनेशन है, दीज आर दोज फ्लो वेरिएबल्स, ये क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है, दीज आर दोज फ्लो वेरिएबल्स, these are
those flow variables which have a negative impact, जिसका कि क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, which have negative impact, which have negative impact on the process of production, on the process of production, on the process of production. ठीक, तो क्या है, लीकेजेस आर दोज फ्लो वेरिएबल्स व्हिच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसी का जो है इंजेक्शंस में आप लिखिएगा क्या, दीज आर दोज फ्लो वेरिएबल्स, ये भी फ्लो वेरिएबल्स है, लेकिन इसका क्या होगा, which have an या which cause an expansion in, which cause an expansion, या पॉजिटिव इंपैक्ट कह सकते हैं, एक्सपेंशन इन द प्रोसेस ऑफ या ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। ये हमारा डेफिनेशन तैयार हो गया कि इंजेक्शंस आर दोज फ्लो वेरिएबल्स, इंजेक्शंस आर दोज फ्लो वेरिएबल्स व्हिच काउज एन एक्सपेंशन ऑफ या एक्सपेंशन ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये एक्सपेंशन ऑन द या इन द भी कह सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी क्या होगा, ये जो है एक्सपेंशन कर रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमने समझा कि जनरेशन ऑफ इनकम होगा, इनकम जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, इनकम, हाँ, इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक है, और जो है यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इनकम को क्या करेगा, इनकम, ये भी हम लोग निगेटिव इंपैक्ट किस पर देखते हैं, इनकम जनरेट पे ही देखते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकती हैं कि जो है हम जो भी कंपैरिजन कर रहे होंगे लीकेजेस और इंजेक्शंस का, तो वह इनकम के बेसिस पे ही करेंगे। ठीक है, इसको अभी आगे में प्रोडक्शन के बाद क्या लिख रहे हैं, इन द इकोनॉमी, प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी दोनों में लगा दीजिए, तो दोनों का डेफिनेशन क्या हुआ, फ्लो इनकम, यस, injections are those flow variables which cause an expansion in the process of production in the economy। इसको ब्रैकेट में कह सकते हैं कि प्रोसेस इन इनकम जनरेशन, नहीं भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीकेजेस को हम क्या डिफाइन किए कि लीकेजेस आर दोज फ्लो वेरिएबल्स व्हिच हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट, ब्रैकेट में, इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। आगे जो है ब्रैकेट इसका क्लोज होगा, अगर लिखना है तो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी लिख दिए। अब जैसे इसमें एग्जांपल्स लिखिए, लीकेजेस के नीचे में एग्जांपल्स लिखिए और इंजेक्शंस का एग्जांपल्स लिखिए, लीकेजेस का एग्जांपल्स लिखिए और लीकेजेस का एग्जांपल्स लिखिए, हाँ और जो है इंजेक्शंस का। तो लीकेजेस में आपको लिखना है सेविंग्स, इंपोर्ट्स, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, सेविंग्स,
इंपोर्ट और टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, ये 3 एग्जांपल्स होगा। इसमें क्या लिखेंगे? अगर लीकेजेस में हमने लिखा क्या सेविंग्स, तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा या इन्वेस्टमेंट होगा? इसी का तो उल्टा है ना ये। अगर हम लीकेजेस में सेविंग्स लिखेंगे तो इसमें क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा या तो एक्सपेंडिचर होगा, यही हो सकता है। ठीक है। दूसरा हमने बोला कि इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा जो है आप कह सकते हैं इसमें जो है टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट हुआ लीकेजेस। और यहां पर क्या हुआ? इसमें लिखना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड और द गवर्नमेंट, ये हो गया टैक्सेस इसमें। और इसमें क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड और द गवर्नमेंट। ठीक है। अगर इसे आसान तरीके से समझा जाए, इंजेक्शंस और लीकेजेस को हम लोग हिंदी में क्या समझते हैं बताइए? लीकेजेस यानी कहीं भी अगर हम कोई चीज स्टोर करके रखे हैं, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, मतलब निकल रहा है। इसे एक कंटेनर में हम कोई भी सामान को हमने क्या किया? जमा कर लिया, और वह धीरे धीरे निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोगों ने लीकेज कहा। ये तो बर्तन, ये कंटेनर लीकेज है, ऐसा ही बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है। और इंजेक्ट में मतलब क्या होता है? किसी चीज में लगाना, यानी कहने का मतलब इंजेक्शन शब्द अभी फेमस है। बहुत सारे लोग जो है टीका ले रहे हैं, है ना, टीकाकरण करवा रहे हैं। तो इंजेक्शंस में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को क्या करते हैं? किसी के अंदर इंजेक्ट करते हैं या डालते हैं। यानी कहने का मतलब है, आप ये समझिए कि इसमें हमने क्या किया? कहीं से पैसे उठाए और हमने सेविंग कर लिए। तो सेविंग इसका आंसर होगा लीकेजेस का। ठीक है। क्योंकि हमने जहां पर हमें डेवलपमेंट करना था, हमने उसको बचा लिया एक तरह से। इंपोर्ट्स, हमने पैसे किसी और देश भेज दिए, जहां हमें खर्च करना था हमने किसी और को दे दिया। यह प्रोसेस कहलाया लीकेजेस का। दूसरी तरफ अगर हम इंजेक्शंस को देखें, इंजेक्शंस में क्या होता है? इंजेक्ट करना मतलब कहीं पर पैसे लगाना। और इन्वेस्टमेंट क्या है कि कोई भी संपत्ति हम खरीद लेते हैं तो वह एक तरह का क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। हमने किसी चीज में हमने अपना पैसा लगाया तो उसे इंजेक्ट करते हैं, है कि नहीं करते? फिर एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? इंजेक्शंस कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि हम जब कभी एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर से हमारे देश में क्या होंगे? पैसे आएंगे, हमारे पास पैसे बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेगा एक तरह से। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को भी हम लोग क्या करते हैं? इंजेक्शंस में रखते हैं, क्योंकि हमने क्या किया? इंजेक्ट किया, कहीं पर पैसे हमने इन्वेस्ट किए, एक्सपेंस किए। तो समझ पा रहे होंगे कि इनकम के रिलेशन से हमको देखना है कि हमने कहीं पर पैसे लगाए तो वह क्या हो गया? सीधा सा एग्जांपल होगा इंजेक्शंस का। आप ध्यान से रख सकती हैं कि आई से इंजेक्शंस, आई से इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लीकेजेस, जब उधर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इधर सेविंग्स कर सकती हैं। ठीक है। इंजेक्शंस और इंजेक्शंस को इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि रिलेट कर सकते हैं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट से। लीकेजेस होगा तो उसमें इंपोर्ट रख देंगे, और जो है इंजेक्शंस में हम लोग एक्सपोर्ट रख देंगे। तो एक आध एग्जांपल लिखना है अगर आया तो, है ना? हाँ। ठीक है। विड्रॉल, कहीं से पैसे निकाल लेते हैं, यह भी एग्जांपल्स हो जाता है आपका लीकेजेस का।
और कहीं पे हम स्टोर करते हैं तो यह एग्जांपल हो जाता है इंजेक्शंस का। ठीक है, तो ये भी खत्म, इसमें से भी कुछ नहीं बचा है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ, क्वेश्चन हो सकता है लिखवाए हो, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंतर्गत आता है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। दूसरा हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। शॉर्ट में लिखवाए होंगे। इधर तो सर ये कंजप्शन ऑफ डिस्पोजल इनकम, ये तो वो जो पीडीएफ भेजे थे शायद उसमें था। ठीक है, चलिए, इसमें तो अब कुछ नहीं बचा। अच्छा, नॉर्मल रेसिडेंट्स बताए थे, नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया बताए हैं, डिफरेंशिएट। फिर जो है इधर फॉर्मूला शुरू करते हैं, ये बता चुके हैं सब। जवाब दीजिए। नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया बता चुके हैं। क्या हुआ, नहीं बताएं क्या? क्योंकि सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फिर ये रियल फ्लो और मनी फ्लो, फिर डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो सिग्निफिकेंस का आपका कहना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं लिखे हैं, ना पढ़े हैं, ऐसी बात है। चलिए ठीक है, तो लिखिए, तब टॉपिक का नाम लिखिए। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Significance of the study of circular flow of income. Significance of the study of circular flow of income. पहला पॉइंट लिखिए इसका, फॉलोइंग, ये आप लिख सकती हैं कि स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्यों इम्पोर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ना? तो 4 वजह हैं। पहला वजह है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। पहला क्या हो गया रीजन, तो आप बताइएगा। नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं इस पे। ठीक है, तो लिखिए नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस क्या है? सर, हाँ, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। स्पेलिंग नहीं आएगा तो बोलिएगा, बोर्ड पे लिखेंगे। जिस नॉलेज का स्पेलिंग नहीं आएगा बताइएगा। नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। दूसरा पॉइंट लिखिए
आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। कहने का मतलब क्या हुआ, लीकेज और इंजेक्शंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तीसरा हो जाएगा एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को निकाल पाए, क्योंकि हमने पहले कई सारे फॉर्मूले को पढ़ा, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इस तरह के फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे। ये जो है मनी के सर्कुलेशन से ही संभव है कि हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे देश का नेशनल इनकम क्या है। ठीक है। चौथा पॉइंट है लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत हम लोग जो है उसके लेवल और स्ट्रक्चर को बता पाते हैं। जैसे शॉर्ट पैमाने पे होता है तो हम लोगों ने बात कहा था, क्या शॉर्ट पैमाने पर बात हुई थी तो हमने उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा। जब लार्ज लेवल की बात हुई तो कहाँ पढ़े हम लोग, कहाँ पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है। जब भी कभी भी इकोनॉमी एज अ होल की बात होगी तो हम लोग जो है बात करेंगे किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। ये 4 पॉइंट्स की वजह से, 4 बात की वजह से हम लोग जो है हम लोगों को पढ़ना क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। कई बार जो है क्या होते हैं कि डिस्क्राइब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, इस तरीके से क्वेश्चंस 6 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो आप जवाब दे पाइएगा। तो अब जो है ना डेफिनेशन तो आप को पहले ही लिखवा चुके हैं, ये बाकी था। हाँ। अब जो है इन चारों पॉइंट को 2-2 लाइन जो है कम से कम डील करेंगे। ठीक है। लिखेंगे तो लिखिए नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस circular flow of income models, the circular flow models help to understand circular flow models help to understand interdependence between different sectors, different sectors। अब आप पहले पढ़ चुकी हैं डिफरेंट सेक्टर्स। कितने सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स, फिर आपका हो गया टर्शियरी सेक्टर्स, है ना। हाँ। ऐसा पढ़े हैं हम लोग। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इस टाइप का भी बात की है हम लोग, है ना। हाँ। तो डिफरेंट सेक्टर्स को में इसी सर्कुलर फ्लो मॉडल से हम लोग क्या कर पाते हैं, इंटरडिपेंडेंस का पता लगा पाते हैं या समझ पाते हैं कि कैसे जो है प्राइवेट सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंट है और पब्लिक सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है। कैसे जो है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी टर्शियरी पे, टर्शियरी प्राइमरी पे, समझ पा रहे हैं। फिर सेकेंडरी प्राइमरी पे, सेकेंडरी टर्शियरी पे, टर्शियरी प्राइमरी पे, टर्शियरी जो है सेकेंडरी पे। इस टाइप से हम लोग समझ पाते हैं। यही हुआ इंटरडिपेंडेंस। ठीक है। अगर इसे आप समझे ग्राफिकल तो आपने वहां पर देखा था कि कोई हाउस होल्ड था और एक पंप था।
तो हाउस और होल्ड और फर्म के बीच में इंटरडिपेंडेंस थी। कहने का मतलब हमने वहां देखा था क्या कि कोई हाउस होल्ड जो है किसी के फर्म में जाकर के प्रोडक्ट तैयार कर रहा है ना। मतलब फर्म वाला किस पे डिपेंडेंट है, तो हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्म वाला किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि उनके उस फर्म में काम कौन करेगा, कोई तो होगा, हाउस होल्ड ही तो काम करेगा ना। क्या किसी जानवर से काम करवा लेगा, बताइए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कुरकुरे फैक्ट्री है या कोई खिलौना बनाने वाला फर्म है, इंडस्ट्री है, तो वहां पर खिलौना बनाने का काम कौन करेगा, कोई इंसान ही करेगा। और वह इंसान क्या होगा, किसी घर से ही बिलोंग करता होगा, किसी परिवार से ही बिलोंग करता होगा। तो आपने क्या समझा कि फर्म को किसकी जरूरत है, हाउस होल्ड की जरूरत है ना। अब उस हाउस होल्ड में जो है क्या होंगे, बच्चे भी होंगे। तो वह बच्चे जो है खिलौने की मांग करेंगे, तो अब जो है क्या करेगा, वह हाउस होल्ड किस पर डिपेंडेंट होगा, फर्म के ऊपर डिपेंडेंट होगा खिलौने के लिए, हाँ या ना। ये आपने क्या देखा, प्रोडक्ट का फ्लो देखा। यानी कहने का मतलब इसे हमने नाम दिया था रियल फ्लो। इसी को हम लोग क्या बोले थे, रियल फ्लो बोले थे। अब बात आती है कि जब प्रोडक्ट तैयार हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो उस काम को जो जिसने तैयार किया उसे फर्म क्या देगा, पैसे देगा। फर्म क्या देगा, पैसे देगा। और उसी पैसे से वह हाउस होल्ड या कोई हाउस होल्ड जो है क्या करेगा, वह खिलौने को खरीदेगा। ठीक है, हम यहाँ पे बहुत सारे हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, केवल एक ही नहीं। ऐसा नहीं कि जो कंप्यूटर बना रहा है उसी के बच्चों को कंप्यूटर की जरूरत होगी, जो खिलौने बना रहा है उसी के बच्चों के खिलौने की जरूरत होगी, ऐसी बातें यहाँ नहीं है, समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरियस हाउस होल्ड्स और वेरियस डिफरेंट हाउस होल्ड्स और डिफरेंट फर्म्स की बात हो रही है, तो उससे एक दूसरे से रिलेट है। तो अब फर्म के अंदर में काम किया कौन, हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड को उसने काम क्या दिया, पैसे दिया, है ना। फिर जो है उस खिलौने को कौन खरीदेगा, हाउस होल्ड वाला खरीदेगा, हाउस होल्ड खरीदा। और उसके बदले हाउस होल्ड को क्या मिला, खिलौने मिला। तो आपने समझा कि हाउस होल्ड ने पैसे कहाँ दिए, फर्म को दिए। उस फर्म ने क्या पैसे को क्या किया, अपने वर्कर्स को यानी उस हाउस होल्ड को दिया। इसी को हमने कहा था मनी फ्लो, मनी का फ्लो हो रहा है ना। तो हमने यहां से समझा कि ये कैसे डिपेंडेंस है एक दूसरे से। कोई दिक्कत, बताइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हम सेकेंड वाला बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। अगर दिक्कत होगा तो बीच में बोल दीजिएगा, क्योंकि आवाजें नहीं आ रही है। कभी कभी जो है चैट का भी सहारा लिया कीजिए, चैट भी बगल में रहता है, वहां पे लिख दीजिए या YN लिख दीजिएगा तो भी पता चल जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, इसके अंदर लिखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। लिखिए, इन सर्कुलर फ्लो मॉडल्स हेल्प्स इन सर्कुलर फ्लो मॉडल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस के अंदर में हम लोग यह लिख रहे हैं कि सर्कुलर फ्लो मॉडल्स help in the identification of the system of injections and
help in identification of the system of injections and leakages in the economy. Identification of the system of Identification of the system of injections and leakages in the economy. इन द इकोनॉमी लिख लिए। हाँ, तो अब ध्यान से देखिए, तो आपने क्या देखा, ऊपर से ही हम समझते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिया था, एग्जांपल लिया था सर्कुलर फ्लो में। सर्कुलर फ्लो में हमने इसी तरह का ना डायग्राम देखा था किताब में, हम नहीं बना रहे हैं, ये किताब में ही रहता है। तो आप भी देखी होंगी, रहता है। तो ये हो गया आपका कौन, फर्म हो गया, फर्म है बेचारा, फर्म नहीं लिखा होता, फर्म्स होता है। और एक तरफ आपने क्या देखा, हाउस होल्ड देखा था। हाउस होल्ड्स, तो प्रोडक्शन इन दोनों के बीच में ही रिलेशंस हैं। अब हमको यहाँ पर यह देखना है कि हमने यह समझा था, दो बातें क्या समझी थी, तो जरा सा एक मिनट। फर्म ने डिसाइड किया कि हमें एक प्रोडक्ट तैयार करना है, यानी एक तरह से हम समझ लेते हैं खिलौने तैयार करना है। तो उसने क्या किया, हायर किया हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड ने क्या किया, ये बना करके इसे फर्म को क्या दिया, टॉयज दिए, खिलौने दे दिया, है ना। यह रिलेशन हो गया। कहने का मतलब फर्म ने उसे कहा कि भैया मेरे लिए काम करोगे, तो ये बोला भैया हम आपके लिए काम करेंगे, मगर एक शर्त है, आपके लिए जो काम करेंगे तो आपको हमें क्या देने होंगे, पैसे, आपको पैसे देने होंगे। और फिर कहता है कि भैया हम जो है, फिर ये जाएगा पैसे, उस पैसे को खत्म भी तो करना है, खर्च भी तो करना है। तो ये जाएगा मार्केट, मार्केट में क्या करेगा, उसकी बच्ची जो है जिद कर देगी कि पापा पापा हमको जो है क्या लेना है, खिलौना लेना है। तो वो क्या करेगा कि वो जो है उस फर्म के से खरीदेगा, उस फर्म से क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो यहाँ पर हमने समझा था कि जो है क्या है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। एक को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वह रियल फ्लो हो रहा है, और मनी की बात हो रही होगी तो क्या हो जाएगा, मनी फ्लो हो जाएगा, है ना। ये बात तो आप पहले भी जान रहे हैं। अब बात आती है, ध्यान से देखिए, इंजेक्शंस में अभी हम लोग क्या क्या पढ़ के आए। इंजेक्शंस में हम लोगों ने पढ़ा आई से, इंजेक्शंस आई से इन्वेस्टमेंट, यही पढ़े थे हम लोग। आई से एक्सपोर्ट, ये भी पढ़े थे। मतलब कि इंजेक्शंस में क्या क्या आते थे, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बाय, ये सॉरी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स और द गवर्नमेंट। तो आप देख पा रही हैं कि जो है यहाँ पर मनी के यानी इनकम का ही जनरेशन हो रहा है मनी फ्लो में। तो इसी से हम समझ पा रहे हैं कि अब वह पैसे अगर ज्यादा जमा कर पाएगा तो कहीं ना कहीं वो क्या सोचेगा, इन्वेस्टमेंट करे। अगर जो है वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी एक्सपेंडिचर कर सकता है, या तो क्या कर सकता है कि उस पैसे को बचा सकता है, सेविंग कर सकता है। तो सेविंग से हमने समझा किसको, लीकेजेस को। सेविंग से क्या समझे थे, लीकेजेस। इंपोर्ट्स का मतलब क्या समझे थे, ये लीकेजेस है ना। विड्रॉल का मतलब भी लीकेजेस कहलाता है, मतलब घटना, हमारे पैसे घट गए। हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमारे क्या हुई, सामान वस्तु बढ़ी, उससे हमारे जो है साधन बढ़े, ठीक है। लेकिन पैसे को जमा कर दिया तो वो क्या हुआ, फ्लो को क्या हुआ, फ्लो को
एकदम स्थिर कर दिया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शंस को। क्या कि लीकेजेस यानी कहने का मतलब एक जगह से वो अब फ्लो में है ही नहीं, फ्लो से अलग हो गया। इंजेक्शंस में क्या है, वह फ्लो में, किसके फ्लो में, इनकम के फ्लो में है, यानी मनी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मनी क्या कर रहेगा, फ्लो करेगा, हमारे से आपके पास आएगा, आपसे हमारे पास आएगा, इस तरीके का होंगे। लेकिन आप कहिएगा कि हम तो किसी को पैसे भी नहीं देंगे भैया, तो वो क्या हो गया, एक जगह स्थिर हो गया। इसी को कहा गया से, मतलब इसको आपने सेविंग किया तो यह क्या हो गया, लीकेजेस में चले गए। समझ पा रहे हैं? तो हमने यहां से क्या जाना कि इसकी मदद से, किसकी मदद से, सर्कुलर फ्लो के मॉडल से हमने यह भी पता लगाया, समझ सके किसके किसके बीच में अंतर, लीकेजेस और इंजेक्शंस के बीच में अंतर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है या नहीं, हाँ या ना? नहीं। ठीक है, तीसरा हमने बात किया, तीसरा इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो यहां से आप नेशनल इनकम भी पता लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको लिखना है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में लिखिए कि सर्कुलर फ्लो मॉडल्स फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। Circular flow models facilitate the estimation of circular flow models facilitates the estimation of national income. एग्जाम्पल क्या हुआ, नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, किसके मदद से हम लोग निकाल पाते हैं, तो रेम्यूनरेशन, नेशनल इनकम जो है वह निकाल पाते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ द factors of production, हाँ। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का में क्या पढ़ते थे, लैंड पढ़ते थे, लेबर पढ़ते थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, और क्या पढ़ते थे, बताइए। लैंड, टेरिटरी, अरे बाबा टेरिटरी कहां से आ गया, इसको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, या इंटरप्रेन्योर भी कहा जाते थे। लैंड को का जो रेम्यूनरेशन क्या निकलता था, रेंट, है ना, लैंड का जमीन का किराया। लेबर का रेम्यूनरेशन क्या है, उसे क्या देने पड़ते थे, वेजेस। कैपिटल में हमें चाहिए था इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर, इसे आजकल ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, तो इसका था प्रॉफिट। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही पढ़े थे हम इन रेम्यूनरेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तहत। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, बताइए, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो पढ़े थे तो बोलते काहे नहीं है, जवाब में कैसे हो जाता है गलती या लेट, लेट ये गलती। तो समझ पाए कि जो है, हाँ, नेशनल इनकम में इन चारों का जो है ये बहुत बड़ा योगदान होता है। किनका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जमीन का, लेबर का, पूंजी का, और ह्यूमन का रिसोर्सेस का, या ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन रिसोर्सेस भी करते हैं,
इंटरप्रेन्योर को, ठीक है। तो आपने जाना, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने इंटरप्रेन्योर ही पढ़ा एक तरह से, मतलब कि बिजनेस, क्योंकि वहां पर कौन थी, स्मिता रॉय थी ना, कैंडल इंटरप्रेन्योर थी, नामची कैंडल स्टोर नाम का, वो क्या कर रही थी, इंटरप्राइज चला रही थी। तो उनका लक्ष्य क्या था, इंटरप्रेन्योर या इंटरप्राइज का लक्ष्य क्या होता, प्रॉफिट अर्न करना। अगर हम कहीं पर पूंजी लगाएंगे तो वह चाहेंगे कि भैया हमको कुछ ना कुछ उसका क्या हो, इजाफा हो, यानी कहने का मतलब इंटरेस्ट मिलता रहे। तो कैपिटल का हो क्या, इंटरेस्ट। अभी भी बहुत सारे किसान लोग जब फसल उगाने के लिए पैसों का जुगाड़ करते हैं तो वो साहूकार से, मनी लेंडर से क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं, और उस पैसे के बदले उन्हें क्या देना पड़ता है, सूद देना पड़ता है। सुने कभी सूद का नाम, इंटरेस्ट चुकाने पड़ते हैं। बताइए। फिर जो है आप किसी को अपने यहाँ काम पर रखिएगा तो उसे क्या दीजिएगा, मजदूरी दीजिएगा, मेहनताना जिसे आप कहते हैं, मेहनताना दीजिएगा। मेहनत करने का जो है आपने उसे इनकम दिया, यानी पैसे दिए, तो आप वेजेस कह रही है। और किसी का आप जमीन अगर यूज करेंगी तो आप क्या करेंगे, रेंट देंगी। जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट दूसरों की जमीन पर बनाए जाते हैं, यानी दूसरों की जमीन पर ही रखे जाते हैं, कोचिंग सेंटर पर आप देखे होंगे। हो सकता है कई लोग जो है आपके मकान में किराए में रहते हो, या आप ही रहती हो, ये भी हो सकता है। तो आप उसके बदले में क्या दे रही हैं, उसे रेंट दे रही हैं, रेंट दे रही है या नहीं, या कोई दे रहा हो आपको, या आप नहीं तो किसी और। जैसे आप भागलपुर में ही यहाँ रहती हैं तो आप जो है अपने मकान मालिक का रूम यूज करती हैं, तो उनको क्या देती हैं, पैसे देती हैं कि नहीं देती हैं, कि फोकट में रहती हैं। बताइए, जवाब दीजिए, जवाब। फोकट में तो नहीं रहती, देते हैं। अच्छा, फोकट में नहीं। तो बहुत लड़का सब क्या करता है कि आंटी आंटी कह करके 2-4 महीना जो है पैसा रख लेता है, और जो है क्या करता है, भाग जाता है खाली करके, ऐसा भी होता है। चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो यहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं है ना। नहीं। अब लास्ट पॉइंट था इसका कि लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर तो ये तो साधारण सी बात है कि अगर हमारा क्या होगा, इनकम ज्यादा होगा, अगर हम ज्यादा लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह लेवल्स ऑफ क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ा होगा। और बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि यह क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगा, ठीक है। और यदि छोटा होगा तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो कहने का मतलब हमने यह समझा कि इस सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल्स के या इनकम मॉडल्स को की मदद से हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, समझे। तो अब इसमें लिखिए, सर्कुलर फ्लो मॉडल offers information on various macro variables. Circular flow models offers information on offers information on various macro variables, हाँ, मैक्रो वेरिएबल्स में क्या क्या होता है तो आपने पहले भी पढ़ा है, जैसे कि नेशनल इनकम हो गए, ठीक है,
एग्रीगेट कंजम्पशंस, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग्स, ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे शुरुआती क्लास में? याद कीजिए। पहला 2 दिन छोड़ दीजिएगा, पहला 2 दिन तो हम लोग कुछ और ही पढ़ रहे थे, है ना? तो उसमें डेफिनेशंस में आपने पढ़ा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग जब भी बात करते हैं तो नेशनल इनकम की बात होती है, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सेविंग्स, फिर आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट, ये सारी बातें। तो आप जो है क्या लिखे कि सर्कुलर फ्लो मॉडल ऑफर्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस मैक्रो मैक्रो प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है सुनने में कुछ गड़बड़ लगे, लेकिन बता दिए ज्यादातर मैक्रो ही यूज होगा। तो मैक्रो वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल कहिए या VIG अर्थात इसको कहा जाता है, जैसे में हो गया नेशनल इनकम, लाइक भी लिख सकते हैं, सच दैट भी लिख सकती है, नेशनल इनकम कोमा कंजम्पशन कोमा सेविंग्स, इसके आगे एग्रीगेट भी लगा दीजिए, बढ़िया रहेगा देखने में। एग्रीगेट सेविंग्स, एग्रीगेट कंजम्पशंस, एग्रीगेट इनकम, ठीक है। समझ पाए? तो ये हो गया आपका। और जब आप एग्जामिनेशंस में आंसर्स लिखिएगा तो उसमें जो है सब में एक एक लाइन जोड़ दीजिएगा कि इस वजह से हमने कंक्लूड किया कि जो है ये सर्कुलर फ्लो मॉडल्स जो है कैसे नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस होता है, या कैसे जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शंस, जैसे एक एग्जांपल के तहत हम कह सकते हैं थस वी कैन कंक्लूड दैट या कंक्लूड द रिलेशन बिटवीन लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, इस तरीके से लिख देना, नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं कटेगा बेचारा, जितना इंफॉर्मेशन चाहिए था लिख बता चुके। तो मेरे अंदाज से यही समाप्त है, मतलब अब जा करके फाइनली चैप्टर 1 समाप्त हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ बचे हुए थे, हम चैप्टर 2 भी स्टार्ट कर दिए थे उस किताब से, इस वजह से। अब जो है अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है जितना भी छोटा छोटा जो फॉर्मूला था GDP NNP ये सब तो बना चुके हैं। अब हम लोगों को अलग अलग मेथड से निकालने हैं कि नेशनल इनकम कैसे निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। समझ पाए? देश दुनिया जो है गायब हो गया। एक्चुअल में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना है, ये टॉपिक है। आधा चैप्टर जो है 2 का हो चुका है, आधा बाकी है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कल का हमारा टॉपिक होगा। इस पर कोई टिप्पणी देना है आपको? नहीं सर, कोई टिप्पणी नहीं देना। और BST में जितना लिखने बोले हैं लिख करके रखिए, समझे? वो चैप्टर 1 में जितना दिए हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपका हो सकता है रिपीटेड हो, देख सकते हैं आपको उसमें मार्क्स आगे में लिखा हुआ होगा, है ना, ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 से 4 नंबर में, ये 6 नंबर में, क्योंकि वो सभी जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो कभी ना कभी आए हुए हैं, ठीक है। हाँ। तो मेरे जब हम खरीदे थे किताब तो उस समय तक का ही दिया होगा, उसके 1 वर्ष पहले तक का ही, ठीक है। लेकिन आज भी जो है वह रिपीट होता है, ऐसा बात नहीं है कि, क्योंकि चैप्टर ही वही है। हाँ। हाँ, हाँ। तो ये बातें हैं, इसलिए वो सब कर लीजिएगा। और जो है
बहुत हद तक होगा। अगर लिख लीजिएगा तो अगर कहिएगा कि कुछ कुछ का आंसर्स नहीं है तो वो भी भेज देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले अपनी तरफ से कोशिश कीजिए लिखने का, कि वो एनसीईआरटी बुक की मदद से, समझे कि नहीं, क्योंकि उसमें सारा चीजें, स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी है उसका। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कल हम लोग मेजरमेंट यानी नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है। छोटा मोटा जो भी फॉर्मूला था वो सब बहुत रेयर आता है। अब है इसमें आगे कल पढ़ते हैं, क्योंकि अभी वो नहीं बताएंगे। तो कल मिलते हैं इसी समय पर, ठीक है? हाँ सर। हाँ। सो जाया करते हैं क्या? टाइम में कोई नहीं। दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं दिक्कत है। ऐसा ना नहीं। हो कि जो नींद आता हो। नींद भी जरूरी है, नींद सो लीजिए भरपूर। अगर समय में कोई दिक्कत है तो बताइए, चेंज हो नहीं जाएगा। सर सर। नहीं ना, ठीक है। चलिए तब क्या, कल मिलते हैं।